हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो एक फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है, डीप सी डाइविंग। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे कि प्रेशर चेंज होने के कारण हम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। दूसरा कि हमें कौन सा सिस्टम यूज करना पड़ता है डीप डाइविंग में, तो वो है स्कूबा सिस्टम। फिर नाइट्रोजन का क्या इफेक्ट आता है, नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी से क्या इफेक्ट आता है शरीर पर। ठीक है। फिर चौथा ये देखेंगे कि हम नाइट्रोजन की जगह कोई और गैस यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और वो किस तरह हेल्पफुल होता है। ये सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो डीप सी डाइविंग होता है ना, तो आपको ये समझना होगा कि नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 1 एटीएम होता है जमीन पर। मगर यदि आप समुद्र के अंदर उतर गए और 33 फीट अंदर गए, यानी कि 100 मीटर यदि अंदर चले गए, 100 मीटर, तो कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, उससे क्या एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, 33 फीट पे तो होगा 1 एटीएम, तो नॉर्मली है ही, और 1 एटीएम ये हुआ, तो टोटल 2 एटीएम प्रेशर होगा। ठीक है। और ऐसे ही यदि हम 100 फीट अंदर चले जाते हैं, यदि हम 100 फीट अंदर चले जाते हैं तो हम पे कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो 4 एटीएम होगा। 1 एटीएम तो जो नॉर्मली लगता है हमारे शरीर पे, और 3 एटमॉस्फेरिक जो हम डीप सी डाइविंग किए उस कारण लगेगा। ठीक है। उसके बाद यदि हम देखें तो क्या होगा कि यदि हम सबमरीन के अंदर हैं तो क्या हम पे कोई प्रेशर इफेक्ट देखने को मिलेगा? नहीं। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? कि सारा का सारा प्रेशर तो सबमरीन पे लग रहा है ना। हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट नॉर्मल है। मगर यदि हम सबमरीन में नहीं, नॉर्मली यदि हम डीप सी डाइविंग कर दिए तो हमारा प्रेशर चेंज उसमें देखने को मिलेगा, हमारे शरीर पे डिफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें, तो एपनिया डाइविंग एक होता है। ठीक है। एपनिया डाइविंग में क्या होता है कि होल्ड करना है ब्रेथ को और डीप सी डाइव कर देना है अंदर। ठीक है। और उसके बाद सांस लेना पूरा बंद हो जाएगा। उसके बाद वो बाहर निकलेगा जैसे ही सी से, उसके बाद ही सांस लेगा, तो वो होता है एपनिया डाइविंग। ठीक है। उसका मतलब होता है एपनिया डाइविंग। ठीक है। उसके बाद इस केस में क्या होगा कि यदि आदमी या जो है यदि 100 फीट अंदर जा चुका है, यानी कि टोटल कितना फीट अंदर गया, 300 मीटर यदि अंदर जा चुका है, तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लगेगा, 4 एटीएम लगेगा। ठीक है। और यदि हम मान लें कि लंग कैपेसिटी कितना है, 6 लीटर है, तो इसमें क्या होगा कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो प्रेशर क्या होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। पीवी इक्वल टू एनआरटी होने के कारण क्या होगा कि प्रेशर टाइम के साथ बढ़ जाएगा। तो इसमें देखिए वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है आपका 4, प्रेशर है आपका 4 एटीएम, और वॉल्यूम है आपका 6, तो हो गया आपका 1.5 लीटर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर लगेगा। और इसमें क्या होगा कि इसमें ये होगा कि आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो हो गया, बढ़ गया ना। उसमें क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बढ़ जाएगा। मगर क्या होगा कि टाइम के साथ तो वो चीज जो है, मतलब हम बात करें कि पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो कम जाएगा। क्यों कमेगा? तो उसका रीजन ये है कि हम यदि डीप से डाइव किए तो हम तो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे ना, तो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो टाइम के साथ कमेगा, मगर सारा जो प्रेशर, अदर प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ये सब बढ़ेंगे टाइम के साथ। ठीक है। और जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ेगा, उसके कारण होगा क्या होगा, उसके कारण स्टिमुलेट होगा वेंटिलेशन, और उसके कारण हमें इंटेंस सर्च आएगा ब्रीथ करने के का, और इसलिए हमें असेंड करना पड़ेगा सरफेस की ओर। ठीक है। अब हम यदि बात करें स्कूबा सिस्टम्स की, तो स्कूबा सिस्टम्स क्या होता है, एक सेल्फ कंटेंट एयर, एक सेल्फ कंटेंट अंडर वाटर ब्रीदिंग एपेरेटस होता है। ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है
कि प्रिवेंट करना है लंग कोलैप्स को, कोलैप्स ना हो लंग, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों ने निकाला है स्कूबा सिस्टम। इसका यदि हम देखें कि इसके पार्ट्स वगैरह, तो एक होता है मास्क, मास्क के अंदर होता है डिमांड वेल्व, ठीक है, एक होता है होस जो कि होता है पाइप, और एक होता है सिलेंडर, और एक होता है फर्स्ट स्टेज वेल्व। इन सब का अलग अलग फंक्शन है। जैसे कि हम इसमें बात करें तो तो क्या होता है कि जो मास्क होता है ना, जो मास्क होता है उसमें उसमें होता है आपका डिमांड वेल्व, जो मास्क के साथ कनेक्टेड होता है, और इसके कारण होता है ये क्या कर होता है, ये ओपन होता है इंस्पिरेशन के टाइम में और क्लोज होता है एक्सपिरेशन के टाइम पे, ठीक है। फिर जो फर्स्ट स्टेज वेल्व है, ये प्रेशर को कंट्रोल करता है कि किस प्रेशर पे गैस जो है किसी पर्सन के यहाँ डिलीवर होना चाहिए, मतलब सांस किस प्रेशर पे ले, इसलिए फर्स्ट स्टेज वेल्व होता है। इस पे ये जो है कंट्रोल करता है प्रेशर को, ठीक है, प्रेशर ऑफ द गैस को। फिर एक होता है मास्क और एक होता है एयर सिलेंडर्स, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें इसमें क्या होता है कि ये जो है कंट्रोल ब्रीदिंग कराता है अंडर हाई प्रेशर इन्वायरमेंट में, कंट्रोल ब्रीदिंग कराता है। ये कौन सा सिस्टम, स्कूबा सिस्टम्स, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि इक्वलाइज करना, जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट जो नॉर्मली है प्रेजेंट, ठीक है, उस चीज को मेंटेन करना है। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कारण जो इफेक्ट आ रहा है उसको नलिफाई करना है, उसको जीरो करना है, और एक नॉर्मल इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है उस हिसाब से। और यदि हम इसके आगे यदि हम बात करें तो जो इफेक्ट आते हैं हाई प्रेशर गैस के कारण बॉडी पे, वो क्या होता है, तो एक होता है ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, कि यदि हम हाई प्रेशर ऑक्सीजन यदि हम लें तो क्या होगा कि ऑक्सीडाइज करेगा फ्री रेडिकल्स को, ऑक्सीडाइज करेगा और फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन होगा, जिसके कारण क्या होगा कि डैमेज करेगा मेम्ब्रेन को ऑफ माइलिन। फैटी एसिड का जो माइलिन जो शीथ होता है, माइलिन शीथ में जो फैटी एसिड होता है उसके मेम्ब्रेन को डैमेज करता है और उसके सेलुलर एंजाइम को भी डैमेज करता है, जिसके कारण क्या होता है मसल ट्विचिंग देखने को मिलेगा, डिजीनेस देखने को मिलेगा, विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, इरेटेबिलिटी देखने को मिलेगा और डिसओरिएंटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और यदि हम इसके आगे यदि हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी के कारण क्या होता है, तो टॉक्सिसिटी का मतलब होता है कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिसिटी का मतलब कि कोई भी चीज ज्यादा अमाउंट में यदि ले लिया जाए तो उसके कारण जो इफेक्ट आता है उससे हम क्या कहते हैं, टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो हाई CO2 के हाई कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी के कारण क्या होगा कि वो रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर देगा और उसके कारण रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कराएगा, उसके कारण क्या कराएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कराएगा। उसके बाद यदि हम नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी की बात करें, अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी में एक चीज जो छूट गया कि हाई CO2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, तो उसमें नॉर्मली पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होता है 40 mmHg होता है और टॉलरेबल होता है 40 to 80 mmHg, ठीक है। मगर इतना में क्या होता है स्टिमुलेट हो जाता है, वेंटिलेशन स्टिमुलेट हो जाता है। मगर यदि मोर देन एबव 80 mmHg यदि होता है तो क्या कराएगा, रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करेगा, रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करेगा और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कराएगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी की बात करें तो हाई N2 जो है उसके कारण क्या होगा कि डिसॉल्व N2 इन द टिश्यू जो है वो बढ़ जाएगा और वो क्या करेगा, वो फैट में बढ़ेगा और बॉडी वाटर में भी बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा एक्साइटेबिलिटी होगा और नाइट्रोजन नार्कोसिस देखने को मिलेगा। और इस नाइट्रोजन नार्कोसिस जो होता है वो क्या होता है,
तो नाइट्रोजन नाइकोसिस जो होता है उसमें क्या होता है, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन जैसा। जैसे यदि कम आप पीजिएगा ना अल्कोहल, तो आपको यूफोरिया देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है आप, मतलब पहले तो बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह जो है नाइट्रोजन नारकोसिस भी है, कि पहले बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छा, मतलब ऐसा लगेगा जन्नत में है आप, उस हिसाब का यूफोरिया देखने को मिलेगा। बट टाइम के साथ क्या होगा कि वो दिक्कत देना शुरू हो जाएगा उससे, और उसके कारण उसको क्या बोलते हैं, रप्चर एट द डेप्थ। इसको मार्टिनी इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको मार्टिनी इफेक्ट भी बोलते हैं। सिम्टम्स इंटेंसिफाई विथ डेप्थ, सिम्टम्स जो है इंटेंसिफाई होगा, डेप्थ के साथ सिम्टम्स जो है वो बढ़ेगा। फिर यदि हम बात करें सडन डिकम्प्रेशन से क्या होगा, एसेंट शुड बी स्टेप वाइज मैनर, मतलब क्या होगा कि यदि हम 100 फीट अंदर जा चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि 100 फीट से 0 फीट पे आ जाना एक ही बार में, नहीं, पहले 33 फीट और ऊपर जाना है, उसके बाद फिर 33 फीट ऊपर जाना, फिर 33 फीट ऊपर जाना, ताकि वो इन्वायरमेंट जो है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो धीरे धीरे कम हो। ऐसा ना हो कि डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 4 से 1 पे जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 4 atm टू 1 atm, तो उसके कारण क्या होगा, रप्चर हो जाएगा, डिकम्प्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एसेंट एसेंट जो है वो स्टेप वाइज मैनर में होना चाहिए। रैपिड एसेंट कॉज सडन डिकम्प्रेशन, सडन डिकम्प्रेशन होगा, और डिसॉल्व गैस के कारण क्या होगा, बबल फॉर्मेशन देख होगा। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन जो है फॉर्म करता है मोस्ट बबल, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है नाइट्रोजन जो है बबल बनाता है। डिकम्प्रेशन आफ्टर एक्सेसिव एक्सपोजर, significant quantities of nitrogen bubble develop in the body fluids, significant quantities जो है और नाइट्रोजन बबल डेवलप होता है बॉडी फ्लूइड्स में, और स्मॉल वेसल जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है नाइट्रोजन इंटॉक्सिकेशन के कारण, जो होता है स्मॉल वेसल जो है वो ब्लॉक हो जाता है, और वो डिकम्प्रेशन सिकनेस कराता है। डिकम्प्रेशन सिकनेस जो है उसे कैसियन डिजीज भी कहते हैं, कंप्रेस्ड एयर सिकनेस भी बोलते हैं, और ड्राइवर पैरालिसिस या डिस्पैरिज्म भी बोलते हैं। यदि हम डिकम्प्रेशन सिकनेस की बात करें कि इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, तो नाइट्रोजन बबल ब्लॉक करता है ब्लड वेसल को और ऑफ मसल एंड बोन, जिसके कारण ज्वाइंट पेन देखने को मिलता है और मसल पेन देखने को मिलता है। ठीक है, और सीएनएस में डिजीनेस देखने को मिलता है, अनकॉन्शियसनेस देखने को मिलता है, कोलैप्स हो जाता है, पैरास्थेसिया देखने को मिलता है, अमनेशिया देखने को मिलता है, पैरालिसिस देखने को मिलता है, यूरिनरी एंड फीकल इंटॉक्सिकेशन, इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है। 2%, 80 to 90% में क्या होता है कि ये वाला आता है, नाइट्रोजन बबल जो है ब्लॉक करता है, और मसल पेन और जॉइंट पेन देखने को मिलता है। मगर 10% केस में कि 5 to 10% में अनकॉन्शियसनेस कोलैप्स एंड पैरास्थेसिया देख, और 2% केस में चॉक हो देखने को मिलता है, चॉक्स, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड ड्राई कफ देखने को मिलता है। फिर ऑडियो विजुअल में यदि बात करें तो हियरिंग लॉस और विजुअल एबनॉर्मलिटी देखने को मिलता है। क्यूटेनियस में जो है मार्बल्ड स्किन और पिटिंग एडिमा देखने को मिलता है। अब एक चीज बताइए कि नाइट्रोजन कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा खराब है, थोड़ा ज़्यादा भारी होने के कारण ज़्यादा इफेक्ट दिखा रहा है, उसके जगह यदि हम लोग हीलियम का यूज करते हैं तो उससे क्या बोलते हैं, हीलियोक्स फॉर स्कूबा डाइविंग बोलते हैं, ठीक है, हीलियोक्स फॉर स्कूबा डाइविंग बोलते हैं। वैसे ब्रीदिंग गैस जो मिक्सचर होता है हीलियम और ऑक्सीजन का, वो होता है 79% हीलियम और 21% ऑक्सीजन, जो कि 70-30 के फॉर्म में भी होता है, और या फिर हो सकता है कि 60-40 के फॉर्म में भी हो, 60% हीलियम एंड 40% ऑक्सीजन के फॉर्म में भी हो सकता है। और एडवांटेज क्या होता है कि 1/5 जो होता है नार्कोटिक इफेक्ट देखने को मिलता है, 1/5 ऑफ द नाइट्रोजन इंटॉक्सिकेशन के जो केस है उससे 1/5 केस, 1/5
मतलब देखने को मिलता है। यदि 5 केस नाइट्रोजन का है तो इसमें 1 केस जो आएगा, तो वो चीज़ है। डिजॉल्व गैस कंटेंट इज हाफ ऑफ डिजॉल्व नाइट्रोजन, डिक्रीज एयरवे रेसिस्टेंस, जिसके कारण हमें ब्रेथलेसनेस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।